नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वो क्लास नंबर 18वां रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसको आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का रहने वाला है। ठीक है, तो जितने भी मैंने ना आप लोगों का जो सीडीपी का जो सब्जेक्ट है ना शिक्षण अभिरुचि का, उसमें प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है ना सारे को मैंने कंप्लीट करा दिया है। और एक दो आप लोग का जो बचा है ना 2018 का और 2017 और 16 का 3 साल का जो बचा है ना उसे भी मैं फटाफट आप लोगों को कवर करा दूंगा। और इन सारा चीज़ को कवर कराने का मेरा मतलब ये रहता है कि आप लोग को एटलीस्ट ना 4-5 साल पीछे जाओगे ना तो उससे सारे के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आप लोगों को नॉलेज हो, इसलिए मैं ये क्लास लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग ना इसके क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो रहना टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा। और इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को अपने तरफ से ये समझना है कि ये आप लोगों का टेस्ट सीरीज है। मतलब आप लोग को 1 से लेकर के 30 तक की क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और खुद को आंसर देना है। मतलब मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आप से आंसर दीजिए कि इस प्रॉपर प्रश्न का आंसर क्या होगा। और उसके बाद आप टोटल बताइए कि आप लोग का कितना आंसर सही हुआ है इस 30 प्रश्नों में। ठीक है, मुझे बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद को बताओ, आप खुद की तैयारी को बताओगे। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरे के पूरे 30 जो क्वेश्चन है ना उसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाक से हम लोग ना जो हमारा क्वेश्चन है उसे स्टार्ट करते हैं। और एक बात आप लोग को बता दूं, इसका जो पीडीएफ है ना वो मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है ना डाल दूंगा। और जाकर के सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में बाय एमडी धीवर करके, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ना सेम वही नाम वहाँ भी है, सर्च मार लीजिएगा। और उसके अलावा मैं ना अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसी पे ना तो इस वीडियो का तो जाकर के देख लीजिए, उसमें भी जो मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है ना उसको डाल दूंगा। ठीक है, और उसमें भी आप लोग को अगर कि मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए परेशानी होगा ना तो आप एक कमेंट कर दीजिए कि सर लिंक भेज दो बोल करके, तो मैं उसका प्रॉपर आप लोगों को सीधे सीधे लिंक भेज दूंगा। तो वहाँ से आप डायरेक्टली मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना उसमें जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग फटाक से जो क्वेश्चन का जो सीरीज़ है ना उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अभी के डेट में आप लोगों को कुछ नया और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, आप जितना पढ़े उतना इनफ है। इसके लिए पर्याप्त मैं एक वीडियोज़ बना चुका हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर भी आप लोग का किसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसका रिप्लाई मैं 24 घंटे के अंदर जरूर ही कर दूंगा। ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो। ठीक है, और आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहला आप लोगों को मिले। और थोड़ी सी बात आप लोगों को और बता दूं कि हाल ही में जो व्यापम है ना उन्होंने ना सीजी टेट 2026 का ना जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया कि सीजी टेट का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो इसके लिए ना मैं ना आप लोगों के लिए प्रॉपर एक वीडियोस लेकर आऊँगा कि आप लोग सीजी टेट दे सकते हो नहीं दे सकते हो, पास करोगे तो एलिजिबल होगे कि नहीं एलिजिबल होगे, सारा चीज़ के बारे में इसके बाद मैं आप लोगों को बात करूँगा। एक प्रॉपर उसका वीडियोस लेकर आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर अभी नहीं करते हैं, हम लोग ना इसका क्लास को जो प्रॉपर आज के लिए जो क्लास है ना उसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे आंसर देने से पहले आंसर दीजिएगा। ठीक है, तभी आप लोगों का जो तैयारी है वो बढ़िया तरीके से हो पाएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 51 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 51 कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर को देखोगे ना तो आप लोग का जो शिक्षण अभिरुचि का जो सब्जेक्ट है ना वो प्रश्न क्रमांक 51 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला आप लोग का रीजनिंग जो रहता है 30 प्रश्न वो आता है। दूसरा में 20 प्रश्न आप लोगों का जो जीके जीएस का जो रहता है ना वो आ जाता है, मतलब सामान्य ज्ञान का आ जाता है। तीसरा पार्ट में आप लोग का ये शिक्षण अभिरुचि आ जाता है, तो इसलिए भाग 3 करके शिक्षण अभिरुचि करके दिया है, ये आप लोग का क्वेश्चन पेपर का ही है। ठीक है, और चौथा में आप लोग का हिंदी आता है 10 नंबर का, और पांचवा आप लोग को पता होगा इंग्लिश आता है 10 नंबर का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ना प्रश्न क्रमांक 51 को ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग। पेडागोजी शब्द का अर्थ है, मतलब ये जो पेडागोजी शब्द है ना उसका क्या अर्थ है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए बच्चे को निर्देशित करना, ऑप्शन बी बच्चे को आगे ले जाना, ऑप्शन सी बच्चे को शिक्षित करना, या ऑप्शन डी बच्चे को समझना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बच्चे को आगे ले जाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला ना मैं आप लोगों को ना ये जो पेडागोजी जो है ना उस शब्द का अर्थ बता देता हूँ थोड़ा सा जो बुकिश लैंग्वेज में है उसमें। ठीक है, तो पेडागोजी का जो अर्थ होता है वो आप लोग का शिक्षण शास्त्र हो जाता है। अब ये शिक्षण शास्त्र क्या होता है, तो पेडागोजी या शिक्षण शास्त्र का जो मतलब होता है वो कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं उसको समझना होता है। मतलब बच्चे खेल के माध्यम से या अलग अलग जो
गतिविधियां हैं, जो विधियां हैं, उसके माध्यम से किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं ना, बच्चों के सीखने के तरीके पर शोध किया जाता है ना मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो उसके शोध के बाद ना जो रिजल्ट निकलता है उसे पेडागोजी कहते हैं, ताकि एक बच्चा किस प्रकार से सीख पाता है, किस माहौल में सीख पाता है, कैसा कैसा तरीका है जिसके माध्यम से सीख पाता है। तो बच्चों के सीखने के तरीके जो होता है ना, उसके समझने के तरीके जो होता है ना, उसको हम लोग पेडागोजी कहते हैं विस्तार पूर्वक, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो अलग अलग होता है। एक विधि से हर बच्चा सीख नहीं पाता। कोई बच्चा ऐसा होता है कि बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि धीमी गति से आराम से सीखता है, उसे 2 बार 3 बार समझाने के बाद ही वो सीख पाता है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं ना, जो बच्चों की सीखने का जो तरीका है ना, वो कहलाता है आप लोग का पेडागोजी। और पेडागोजी में हम लोग ये देखते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चे को किस प्रकार से सरल तरीके से उसको पढ़ाते हो, ये जो विधि है ना, ये जो नियम है ना, उसको पेडागोजी कहा जाता है। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो बोला है ना कि पेडागोजी शब्द का जो अर्थ है, तो बच्चे को आगे ले जाना होगा। मतलब पेडागोजी का जो नियम है, जो कायदा है, उसे सीख करके एक शिक्षक के रूप में बच्चे के भविष्य को आगे लेकर के जाना, उसे उचित जो प्रकाश है उस ओर लेकर के जाना, तो ये बच्चे को आगे ले जाना इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़े से मैं कंफ्यूज था, ठीक है, कि ये तो इसको समझना भी हो सकता है बोल करके इसकी व्याख्या के आधार पर, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने विस्तारपूर्वक आप लोग को बताना, इसके माध्यम से केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये इसका रिलेट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 52 को पढ़िए। द रिपब्लिक नाम की पुस्तक लिखी, मतलब ये जो द रिपब्लिक जो पुस्तक है ना, वो कौन लिखा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी सुकरात या ऑप्शन डी जॉन लॉक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए प्लेटो करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो द रिपब्लिक नामक जो पुस्तक है ना, वो यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने लिखा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो आप लोग का द रिपब्लिक नामक जो पुस्तक है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जो पुस्तक है उसका जो विषय था ना, वो जो राजनीतिक, समाजशास्त्र और जो नीति के बारे में ना, इन्होंने खास तौर से इसमें विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन किया। मतलब राजनीति के बारे में चर्चा किया है, उसके अलावा समाज के बारे में चर्चा किया है, और उसके अलावा नीति अर्थात जो विधि है, जो कानून है, उसके बारे में जो प्लेटो है ना उसने चर्चा किया, ठीक है। और ये पुस्तक है ना, जो प्लेटो का ना बहुत ही चर्चित पुस्तकों में से एक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लेटो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 53 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक सामान्य व्यक्ति को रचनात्मक बनने में मदद करने वाली रचनात्मक क्रिया विधि है। ऑप्शन ए गणना, ऑप्शन बी सूक्ष्मता, ऑप्शन सी बुद्धिशीलता या ऑप्शन डी मानसिक शक्ति। तो क्या इसका आंसर होगा पहले खुद से बताइए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बुद्धिशीलता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 53 को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो। एक सामान्य व्यक्ति को रचनात्मक बनने में मदद करने वाली रचनात्मक क्रिया विधि पूछा है। तो जो रचनात्मक जो क्रिया विधि है वो बुद्धिशीलता हो जाएगा आप लोगों का। और ये जो बुद्धिशीलता क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। बुद्धिशीलता एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके कई अलग अलग समस्याओं के समाधान करने में मदद करती है, ठीक है। और बुद्धिशीलता के बारे में एक बात आप लोग और जान लीजिए कि ये जो बुद्धिशीलता है ना उसका जनक एलेक्स एफ ओसबर्न है। कौन है? तो एलेक्स एफ ओसबर्न। आप लोग को नाम याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो रचनात्मकता है ना इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। आप लोगों को बता दूं ये रचनात्मक होता क्या है या रचनात्मकता जो है ना वो होता क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं। नए और मूल्यवान विचारों, वस्तुओं या कार्य को बनाने या उत्पन्न करने की क्षमता, मतलब क्रिएटिविटी को ना करने के लिए जो क्षमता होता है ना वो रचनात्मक या रचनात्मकता कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुद्धिशीलता करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 54 को पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक मूल्यांकन नहीं है? ऑप्शन ए प्रयोजना, ऑप्शन बी क्विज, ऑप्शन सी साक्षात्कार या ऑप्शन डी अवलोकन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले खुद से।
तो प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी अवलोकन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 54 क्या क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कौन सा औपचारिक मूल्यांकन नहीं है बोला है। तो औपचारिक जो मूल्यांकन नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी अवलोकन है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो औपचारिक मूल्यांकन नहीं है। हम चुपचाप किसी का भी ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं ना, किसी सिचुएशन का, कोई कंडीशन का, तो वो औपचारिक मूल्यांकन नहीं है, वो अनौपचारिक मूल्यांकन कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 55 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। बच्चों की सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को करना चाहिए। ऑप्शन ए सस्वर पठन, ऑप्शन बी पढ़ने के दौरान गलतियां निकालना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के लिए प्रश्न बनाना, या ऑप्शन डी सुनने के महत्व की व्याख्या करना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए आप पहले। तो प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सस्वर पठन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो बच्चों की सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को करना चाहिए। तो एक शिक्षक होने के नाते बच्चों की जो लिसनिंग पावर है उसे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, सस्वर पठन ही ना करोगे, जो तो उच्चारण के साथ पढ़ने की प्रैक्टिस ही ना करोगे अच्छे से, ताकि बच्चे की जो सुनने की जो पावर है वो बढ़ सके। आप उचित सस्वर के साथ पढ़ोगे तभी ना बच्चे को अच्छे से समझ में आ पाएगा। जब पढ़ोगे तो उसने लिसनिंग जो पावर है वो बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 56 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि किस श्रेणी में आती है? मतलब आप लोग को बताना है ये जो मंद बुद्धि बालक है ना, उसकी जो बुद्धि लब्धि IQ है ना, वो कौन सी बुद्धि लब्धि की श्रेणी में आता है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 50 से 60, ऑप्शन बी 60 से 70, ऑप्शन सी 70 से 80, या ऑप्शन डी 80 से 90। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले कोशिश कीजिए खुद से बताने की। तो प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 80 से 90 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मैं आप लोगों को सबसे पहले ना इसका थोड़ा सा कुछ डाटा बता दूंगा, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, ठीक है। और ये जो डाटा रहेगा ना वो गूगल से लिया गया है। उसके अलावा ना मिक्स करके जो मैं कोचिंग सेंटर जो था ना, मैं आप लोग को शिक्षक भर्ती में गया था ना, तो उस कोचिंग सेंटर से जो डाटा है ना वो आप लोगों को थोड़े से बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत 10-20 का अंतर सभी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप लोग को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। जो मंद बुद्धि बालक का जो बुद्धि लब्धि मतलब जो IQ होगा ना वो 80 से 90 दिया होगा। किसी में आप लोग को नजर आएगा 70 से 80 नजर आएगा, ठीक है। तो वो बात आप लोगों को मेंशन नहीं करना है, थोड़ा बहुत वो आप लोग का चलता है, ठीक है। इतना आप लोगों को ले लेना है। चलिए सबसे पहले हम लोग ना देखते हैं होगा, अगर जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से कम होगा ना वो जड़ बुद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो जड़ बुद्धि कहलाएगा। आप लोग को ये याद रखना है। और 25 से अगर 50 रहेगा जिसकी बुद्धि लब्धि, वो क्या मूढ़ कहलाएगा। क्या? मूढ़ बुद्धि लब्धि कहलाएगा। ये बात आप लोग याद रखना है। उसके अलावा तीसरा अगर कि देखो, अगर 50 से 70 जिसकी बुद्धि लब्धि रहेगा ना वो अल्प बुद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो अल्प बुद्धि कहलाएगा। ये बात आप लोग को याद रखना है। सिर्फ सुनिए, वो ज़्यादा आप लोग के लिए काम आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा 70 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि रहेगा, क्या? तो 70 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि रहेगा ना वो आप लोग का मूर्ख कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो मूर्ख कहलाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है अगर 70 से कम पूछा जाए तो, ठीक है। उसके अलावा अगर 70 से 80 रहता है, कितना? तो 70 से 80 बुद्धि लब्धि जिसका रहेगा ना वो निर्बल बुद्धि लब्धि कहलाएगा। क्या? निर्बल बुद्धि लब्धि कहलाएगा। उसके अलावा अगर जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 रहेगा, कितना? 90 से 110 रहेगा ना वो औसत या सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाएगा। क्या? औसत या सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा चलिए इसको हटा देता हूँ, नेक्स्ट को आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगर जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से 120 रहेगा वो क्या कहलाएगा? उत्कृष्ट बुद्धि लब्धि कहलाएगा। क्या? तो उत्कृष्ट बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा 120 से कितना? तो 120 से 140 के बीच जिसकी बुद्धि लब्धि होगा ना वो प्रखर कहलाएगा। क्या? तो प्रखर बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। और जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगा, कितना? तो 140 से अधिक होगा ना वो प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। क्या? तो जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगा वो प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कम से कम सुन लीजिए एक बार, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 57 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक सामान्य मनुष्य के पास इंद्रियां होती है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 8। मैंने अधिकतर अपने क्लास में आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है कितनी जो हमारी इंद्रियां होती हैं उसके बारे में। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए आप पहले।
तो प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 5 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को पता होगा कि एक सामान्य मनुष्य की जो इंद्रियां होती है वो 5 होती है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला आँख, दूसरा जो होता है वो नाक, तीसरा होता है कान, चौथा होता है मुंह और पांचवा जो होता है वो उसका हाथ या त्वचा होता है। ठीक है, जिससे वो स्पर्श करके पहचानता है। ठीक है, आँख से देख करके किसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग जानते हैं, नाक से सूंघ करके जानते हैं, मुंह से किसी जो रहता है ना स्वाद को पता करके ये समझ जाते हैं, कान से सुन करके समझ जाते हैं और त्वचा से हम लोग स्पर्श करके समझ जाते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी जानकारी को। तो जो एक सामान्य मनुष्य उसके पास टोटल 5 इंद्रियां होती है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात नहीं है, आप लोग तो आसानी से समझ जाओगे एक बार में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 58 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सीखने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाई की पहचान करने वाली मूल्यांकन को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रारंभिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी नैदानिक मूल्यांकन या ऑप्शन डी सारांशिक मूल्यांकन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी नैदानिक मूल्यांकन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सीखने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाई की पहचान करने वाले मूल्यांकन को कहते हैं बोला है। तो जो सीखने की हमारी जो प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार की अगर कठिनाई आता है तो उसकी पहचान करने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है ना वो नैदानिक मूल्यांकन कहलाता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। अब आप लोग के मन में एक सवाल आएगा कि सर ये नैदानिक मूल्यांकन एक्चुअल में होता क्या है, थोड़े से सरल तरीके से बता दीजिए। तो चलिए नैदानिक मूल्यांकन के बारे में आप लोगों को थोड़ी से सरल तरीके से बताता हूँ। नैदानिक मूल्यांकन यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की विशिष्ट जो सीखने की जो आवश्यकता होती है ना, जो लर्निंग की आवश्यकता होती है, ठीक है, उस शक्ति की कमजोरी को पता लगाता है और संभावनाओं और चुनौतियों को पता लगाता है। मतलब किस प्रकार की उसके सीखने की जो आवश्यकता है ना उसमें जो कमजोरियां आ रहा है, मतलब कोई बालक अगर कि सीखना चाह रहा है तो किस प्रकार से वो सीख नहीं पा रहा है, उस कमजोरी को पता लगाने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है ना वो नैदानिक मूल्यांकन कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 59 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रियाओं को उचित क्रम में रखें। पहला को देखिए, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा पुनः शिक्षण, चौथा उद्देश्यों को निरूपित करना, पांचवा सामग्रियों का प्रस्तुतिकरण। मतलब ये है कि ये जो आप लोग को 1 से 5 तक की जो सीरीज दिया है ना उसे आप लोगों को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाना है कि पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, इस प्रकार से आप लोगों को जमाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर इसका विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले ये जो सीक्वेंस दिया है ना उसे हम लोग ना जमाते हुए चलते हैं कि पहला कौन आएगा और पांचवा कौन आएगा, ये इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाते हुए चलते हैं। तो चलिए जमाते हैं। सबसे पहला जो आएगा वो आप लोग का चौथा पहला आ जाएगा, उद्देश्यों को निरूपित करना, ये पहला आ जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मैं आप लोग को कुछ टॉपिक दे दूँ लिखने के लिए या किसी समस्या को दे दूँ तो आप क्या करोगे? सबसे पहला उद्देश्यों का निरूपित करोगे ना, मतलब आपका क्या उद्देश्य है इसको सबसे पहला आइडेंटिफाई करोगे ना। तो इस प्रकार से चौथा सबसे पहला आ जाएगा। उसके अलावा जो ये पहला दिया है ना वो आप लोगों का दूसरा में आ जाएगा। कैसे? तो वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। अगर मैं कोई टॉपिक आप लोगों को पहला दे दूं तो आप सबसे पहला क्या करोगे, उद्देश्यों को सबसे पहला पहचान करोगे। उसके बाद जो टॉपिक है उसमें अपना जो पूर्व ज्ञान है उसे ना जोड़ोगे और पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ करके ही उस समस्या का ना समाधान करोगे। तो दूसरा में आप लोगों का ये आ जाएगा। उसके अलावा तीसरा में आप लोग का ये जो पांचवा दिया है ना वो तीसरा में आ जाएगा, सामग्रियों की प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। आप ये बताओ, अगर आप लोग को पता चल गया उद्देश्य क्या है, उसके अलावा अपना पूर्व ज्ञान को जोड़ लिए, उसके अलावा तीसरा में यही ना आएगा कि आप सामग्रियों की प्रस्तुतिकरण, मतलब जो समस्या का समाधान करने के लिए जो सामग्री लगेगा उसको प्रस्तुत करोगे ना, तो तीसरा में आप लोग का ये आ जाएगा। उसके अलावा ये जो दूसरा दिया है ये चौथा में आ जाएगा, मूल्यांकन। सारे तथ्य आप लोगों ने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसका मूल्यांकन करोगे ना कि किस प्रकार से उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो मूल्यांकन ये आप लोग का चौथा में आ जाएगा। उसके अलावा पांचवा में आप लोग का पुनः शिक्षण आ जाएगा। पांचवा में पुनः शिक्षण कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के लिए उद्देश्य मिल गया, वर्तमान में पूर्व ज्ञान को भी जोड़ लिए, उसके अलावा आप लोग मूल्यांकन भी कर लिए, ठीक है, उसके अलावा फिर लास्ट में आप लोग पुनः शिक्षण करोगे ना, मतलब उसे दोबारा फिर से एनालाइज करके देखोगे ना कि हाँ ये क्या सही है क्या गलत करके, तो पुनः शिक्षण आप लोगों का ये पांचवा में आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं।
प्रश्न क्रमांक 60 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता क्योंकि ऑप्शन ए, इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। ऑप्शन बी, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप पहले। तो प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर सी को ही करेक्ट लिया होगा। वजह यह है कि ये दोनों ना आप लोग का ये जो दोनों ऑप्शन है वो रिलेट करता है। कैसे? तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण मिलता है। मतलब मातृभाषा से अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे ना तो उसे क्या होगा, स्वाभाविक वातावरण मिलेगा ना, अपना घर जैसा माहौल ना मिलेगा। उसके अलावा बी को देखो, इससे अध्यापक को अनुभव को बांटने में सुविधा होती है। मतलब अपना जो अनुभव होता है जो अध्यापक का पर्सनल ना, उसे छात्रों को बताने में सुविधा होती है अगर मातृभाषा में उसकी पढ़ाते हैं बच्चों को तो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 61 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए, ज्ञान का उपदेश अंतर्निविष्ट होना। ऑप्शन बी, व्यवहार का रूपांतरण। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत समायोजन, या ऑप्शन डी, कौशलों का अर्जन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार का रूपांतरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त जो अर्थ है ना वो व्यवहार का रूपांतरण है। और उसके अलावा मैंने आप लोग को कई क्लास में बताया कि अधिगम का जो मतलब होता है वो आप लोग का लर्निंग होता है, सीखना होता है। ठीक है, और आप लोग मुझे ये बताओ, अगर किसी चीज़ को आप सीखते हो, किसी टॉपिक को आप प्रॉपर सीखते हो तो आप में क्या बदलाव आता है? आपके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन होता है ना, आपके व्यवहार का रूपांतरण होता है ना किसी चीज़ को सीखने के बाद, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है ना वो व्यवहार का रूपांतरण होगा। मतलब किसी चीज़ को सीखने के बाद आपके व्यवहार में जो बदलाव आएगा ना वो अधिगम कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 62 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। ऑप्शन सी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या ऑप्शन डी, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है आप बताइए पहले। तो प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला, एक शिक्षक के लिए जो सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण जो कार्य होता है ना वो विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि कई छात्र ऐसे होते हैं जो विद्यार्थियों को जो गृह कार्य देते हैं, जो होमवर्क देते हैं ना उसे करके नहीं आते, बहाना बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से बहाना बना देते हैं कि मेरा घर में काम था, मेरे घर में ऐसा था वैसा बोल के। तो इस प्रकार से जो है ना एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक जो चुनौतीपूर्ण जो कार्य होता है ना वो होता है विद्यार्थियों को गृह कार्य कराने के लिए तैयार करना। ठीक है, और एक दिक्कत ये होता है कि बच्चों को डांट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, केवल प्यारपूर्वक उसको समझा सकते हैं, है ना। तो ये जो चुनौतीपूर्ण जो एक कार्य होता है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी को देखोगे तो वो गलत कैसे होगा, थोड़े से मैं आप लोग को बता देता हूँ। ऑप्शन बी को देखो, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। तो सबसे पहला एक ये आप लोग जान लो कि जो एक शिक्षक है वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के आए कि वो शिक्षण पद्धति कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, तो उसको आनंददायक बनाना उसके लिए चुनौती नहीं है। ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन सी को देखो, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना आप लोग को कड़ाई से एकदम तो कभी पेश ही नहीं आना, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही निगेटिव हो जाता है। और प्रश्न पत्र तैयार करना, तो प्रश्न पत्र तैयार करना एक शिक्षक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 62 का जो आंसर होगा ना केवल ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 63 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप अध्यापन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं क्योंकि, ये तो कई बार हम लोग के प्रश्न में आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन ए, आपके परिवार का कोई सदस्य इस व्यवसाय में नहीं है। ऑप्शन बी, प्रारंभ से ही आपकी रुचि पढ़ने पढ़ाने में रही है। ऑप्शन सी, यह व्यवसाय सर्वाधिक आराम वाला है। या ऑप्शन डी, आपके माता पिता आपको शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर भी प्रारंभिक से ही आपकी रुचि पढ़ने पढ़ाने में रही है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को मैंने कई बार बोला है कि आप लोग को हमेशा पॉजिटिव वे में आंसर लेना है। आप अध्यापन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं, मतलब आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं। इसका वजह क्या है कि आपको प्रारंभिक से ही आपकी रुचि है पढ़ने पढ़ाने में, तभी ना आप आना चाहते हो। हालांकि रुचि आप लोग का किसी भी वजह से आए हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आपकी रुचि है ना उसमें, इस वजह से आप आ रहे हो ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 64 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? ऑप्शन ए प्रभुत्ववादी, ऑप्शन बी सभी का मिला जुला रूप, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक या ऑप्शन डी प्रयोजनावादी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रश्न है हम लोगों ने कई बार क्लास में कर चुका है। मैंने आप लोग को अधिकतर बार बताया है कि जो एक कक्षा का जो नेतृत्व है ना वो सबसे उत्तम तरीका, मतलब उत्तम वातावरण कैसा होना चाहिए, तो वो लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण होना चाहिए। मैंने आप लोग को कई क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, लोकतांत्रिक कहने का मतलब ये है कि देखो, जितनी भागीदारी एक शिक्षक का कक्षा में होता है उतनी भागीदारी जो होता है ना वो छात्रों का भी होता है। ठीक है, मतलब इक्वालिटी भागीदारी सभी का होता है। मतलब जैसा प्रश्न एक शिक्षक पूछ सकता है सेम वैसे ही प्रश्न अपनी क्यूरियोसिटी, अपने जो जिज्ञासा है उसको जानने के लिए बच्चा भी पूछ सके बेझिझक। ठीक है, तो वो कहलाता है आप लोगों का वो लोकतांत्रिक वातावरण कहलाता है, वैसे वातावरण। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 65 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कक्षा शिक्षण के दौरान किसी विचार अथवा बिंदु की समझ विद्यार्थियों में विकसित करने के लिए शिक्षक कुछ अवलोकन योग्य व्यवहारों का उपयोग कर सकता है जिन्हें तकनीकी रूप से कहा जाता है। ऑप्शन ए शिक्षण कौशल, ऑप्शन बी संप्रेषण सुविधाएं, ऑप्शन सी प्रदर्शन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही सरल है, तो आराम से इसका करेक्ट आंसर आप लोग दे पाओगे, मुझे ये उम्मीद है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है शिक्षण कौशल करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 65 को पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एक जो शिक्षक है वो कक्ष में बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग तकनीकी का अलग अलग विधि का प्रयोग करता है किसी टॉपिक को समझाने के लिए। तो वो जिस तकनीकी के माध्यम से जो पढ़ाता है, जिस विधि के माध्यम से पढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो केवल शिक्षण कौशल कहते हैं। मतलब एक शिक्षक जो होता है वो अनेक प्रकार की जो शिक्षण कौशल के माध्यम से, अपनी स्किल के माध्यम से, जो अलग अलग प्रकार की तकनीकी जो विधि है उसके माध्यम से जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो तकनीकी कहलाता है शिक्षण कौशल। कि आप किस प्रकार से बच्चों को अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हो। ठीक है, तो वो शिक्षण कौशल कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है शिक्षण कौशल आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 66 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा। ऑप्शन ए भगोड़े जैसा, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी उत्साही या ऑप्शन डी क्रोधपूर्ण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 66 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 66 क्या का है ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा। कक्षा में तिरस्कृत बालक पूछा है, तिरस्कृत बालक का जो व्यवहार है वो कैसा होगा बोला है। तिरस्कृत का मतलब ये है कि हर कोई उसे तिरस्कार करते हैं, मतलब दोष मार देते हैं, मतलब उसको बुरा भला हमेशा कहते हैं। तो उसका व्यवहार कैसा होगा? नकारात्मक ही ना होगा, स्कूल के लिए निगेटिव ना होगा, और स्कूल का जो शिक्षक है उसके लिए भी ना निगेटिव होगा, नकारात्मक होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 66 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर भी नकारात्मक ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने अनेक जो बालक है उसको देखोगे जो स्कूल में तिरस्कृत मार खाते हैं अगर, या उसको किसी प्रकार की ताना मिलता है या किसी प्रकार का जो प्रेशर मिलता है, तो उसका जो व्यवहार है वो नकारात्मकता पूर्ण हो जाता है स्कूल के प्रति। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। प्रश्न क्रमांक 67 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बच्चों की लंबाई चौड़ाई एवं मोटापे का विकास, ऑप्शन बी बच्चों की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास, ऑप्शन सी बच्चे का सर्वांगीण विकास या ऑप्शन डी बच्चे का विकास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। मैंने कई बार आप लोगों को अपने क्लास में बताया है विकास के बारे में।
तो प्रश्न क्रमांक 67 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, बच्चे का सर्वांगीण विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो विकास का जो अर्थ है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि प्रश्न ये नहीं कहा है कि बच्चे का सिर्फ शारीरिक विकास पूछा है, कि मानसिक विकास पूछा है, कि उसका बौद्धिक विकास पूछा है, सिर्फ विकास को पूछा है। विकास के अंतर्गत उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार की जो विकास आ जाता है ना वो हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे का सर्वांगीण विकास करेक्ट हो जाएगा, विकास का जो अर्थ होता है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 68 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सीखना एक क्रिया विधि है और नहीं है। ऑप्शन ए सार्वभौमिक, ऑप्शन बी उत्पाद, ऑप्शन सी उद्देश्य निर्धारित या ऑप्शन डी सतत। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 68 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ देता हूँ। अगर इसका सही आंसर दोगे ना तो मैं इसको करेक्ट बताऊंगा, और अगर गलत बताओगे ना तो इसका सही आंसर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर अवश्य दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 69 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए प्रयोजना विधि, ऑप्शन बी अवलोकन विधि, ऑप्शन सी नाटक विधि या ऑप्शन डी समस्या समाधान विधि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 69 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी समस्या समाधान विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 69 को पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है बोला है। तो जो छोटी कक्षा कहने का मतलब है पहली से लेकर की जो 5वीं है ना वो छोटी कक्षा कहलाता है, और उसके लिए जो उपयुक्त नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, समस्या समाधान विधि। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ कि छोटी कक्षा मतलब छोटे छोटे बालक को समस्या समाधान के बारे में बताओगे तो उसकी समझ कहाँ बन पाएगी अच्छे से, आप लोग ये बताओ, पहली से 5वीं कक्षा में। जबकि प्रयोजना विधि के माध्यम से छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मतलब वस्तु को सामने रख करके उसे पढ़ाया जाता है ताकि उसकी समझ अच्छी बने। उसके अलावा नाटक विधि के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है क्योंकि बच्चे नाटक और जो कहानी है उसे बहुत अच्छे तरह से समझ में आता है। उसके अलावा अवलोकन विधि से भी पढ़ाया जाता है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन करके पढ़ाया जाता है कि कौन बच्चा सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा है, ये करके भी पढ़ाया जाता है। लेकिन समस्या समाधान विधि है ना उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। ये ना आप लोगों का जो बड़े कक्षा ना उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, मतलब 6वीं से लेकर के जितनी भी बड़े कक्षा है ना उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 70 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किस एक को छोड़ के सभी सीखने के धर्म गुण है? ऑप्शन ए किसी जीव की प्रगति होना सीखना है, ऑप्शन बी सीखना वह क्रियाविधि है जो अपने आसपास के संबंधित वातावरण को शिक्षित करती है, ऑप्शन सी सीखना लगातार प्रयास का परिणाम है, या ऑप्शन डी सीखना आगे और सीखने को पुनर्बलित करता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए आप पहले। तो प्रश्न क्रमांक 70 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सीखना वह क्रियाविधि है जो अपने आसपास के संबंधित वातावरण को शिक्षित करती है। तो सबसे पहला अगर आप लोग प्रश्न 70 को पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि एक को छोड़कर सभी सीखने के धर्म गुण है बोला है, मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है वो पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन ए को देखो, किसी जीव की प्रगति होना सीखना है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन सी को देखो, सीखना लगातार प्रयास का परिणाम है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, सीखना प्रयास का ही परिणाम होता है। ऑप्शन डी को देखो, सीखना आगे और सीखने को पुनर्बलित करता है, तो ये भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। केवल एक को छोड़कर बोला है ना, तो केवल ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर, सीखना वह क्रियाविधि है जो अपने आसपास के संबंधित वातावरण को शिक्षित करती है, करता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करता, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर कंपैरिजन के थ्रू अगर की पढ़ोगे ना तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर है, लेकिन उससे कम करता है ये वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए वो इसको हटा सकते हो। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 70 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा इसी प्रकार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 71 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा मनोविज्ञान किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा से, ऑप्शन बी मानव का सीखना, ऑप्शन सी शिक्षण विधियां या ऑप्शन डी शिक्षा के दर्शन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 71 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी मानव का सीखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो शिक्षा मनोविज्ञान किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना वो मानव के सीखना से संबंधित है। मतलब जो है ना आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनेक प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो सारा चीज़ ने किसका अध्ययन किया है? तो मानव किस प्रकार से सीख पाते हैं, बच्चे का सीखने का तरीका क्या होता है, किस विधि के माध्यम से सीख पाते हैं। कोई बच्चे होते हैं जल्दी सीख जाते हैं, कई बच्चे होते हैं आराम से सीखते हैं, 2
2-3 बार समझाने के बाद। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वातावरण के अनुसार सीख पाते हैं, तो सीखने के जो तरीके हैं ना मानव के, तो उसका अध्ययन किया जाता है, उससे संबंधित है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 71 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 72 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भाषा की समझ से संबंधित विकार है। विकार कहने का मतलब जो डिसीज होता है ना, जो बीमारी होता है ना, भाषा की समझ से संबंधित, उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए एप्रेक्सिया, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी एक्सपेक्सिया या ऑप्शन डी अफेसिया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 72 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है अप्रेक्सिया जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भाषा की समझ से संबंधित जो विकार है, जो बीमारी है ना, वो एप्रेक्सिया कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और कुछ बातें आप लोगों को और भी बता देता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को याद रखना है इससे संबंधित। सबसे पहला, पढ़ने संबंधित विकार, मतलब अगर कि कोई चीज़ को अगर कि पढ़ रहे हो तो पढ़ने संबंधी विकार जो होगा ना, मतलब अगर आ को आप लोग ब पढ़ दे रहे हो, ठीक है, जैसे आना को आप लोग जाना या खाना पढ़ दे रहे हो ना, तो इस प्रकार से पढ़ने संबंधी जो विकार होता है ना, वो किस प्रकार से होता है, तो वो डिसलेक्सिया के कारण होता है, ठीक है। पढ़ने संबंधी विकार डिसलेक्सिया कहलाता है, ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा लिखने संबंधी विकार, मतलब लिखने में अगर कठिनाई होता है ना, तो वो किसके कारण होता है, तो वो आप लोगों का डिसग्राफिया से होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा गणित संबंधी जो विकार होगा, मतलब गणित को सॉल्व करने के लिए जो विकार, जो बीमारी जिम्मेदारी होता है ना, वो आप लोग का डिसकैलकुलिया होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इतनी बातें को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अप्रेक्सिया जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 73 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। संज्ञानात्मक उपलब्धि का सबसे निचला स्तर है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अवबोध, ऑप्शन सी अनुप्रयोग या ऑप्शन डी विश्लेषण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 73 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है ज्ञान करेक्ट हो जाएगा। तो संज्ञानात्मक उपलब्धि का सबसे निचला स्तर जो है ना वो ज्ञान होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 74 को पढ़िए। खाली स्थान प्रोजेक्ट विधि का आधार है। ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन सी प्रयोजनावाद या ऑप्शन डी व्यक्तिवाद। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 74 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी प्रयोजनावाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो खाली स्थान प्रोजेक्ट विधि का आधार है, तो प्रयोजना जो है ना, प्रयोजनावाद जो है ना, वो प्रोजेक्ट विधि का आधार है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है ना वो किलपैक्ट्रम है, वो बात आप लोगों को याद रखना है। कौन? तो प्रयोग विधि के जो जनक है वो किलपैक्ट्रम है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 75 को पढ़िए। अध्यापन की निम्न विधि में विद्यार्थियों की सर्वाधिक सहभागिता संभव है। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी चर्चा विधि, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक विधि या ऑप्शन डी दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 75 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी चर्चा विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अध्यापन में निम्न विधि में विद्यार्थियों की सर्वाधिक सहभागिता होती है। तो अगर आप लोग कक्षा में चर्चा करोगे तो चर्चा विधि में जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, जो छात्र होंगे, वो भी तो चर्चा करेंगे ना, उसकी भी तो भागीदारिता होगी, वो भी तो भी अपना जो खुद का विचार होगा उसे व्यक्त करेगा ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 75 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 76 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। ऑप्शन ए शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, ऑप्शन बी छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, ऑप्शन सी शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 76 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मुझे पता है कि अनेक लोग ना ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को मार दिए होंगे, क्योंकि पता है हम लोग की एक मानसिकता होती है कि उपयुक्त सभी दिखा नहीं कि यही आंसर होगा, ऐसे हम लोग मार देते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 76 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। तो शिक्षण अभिरुचि का जो महत्वपूर्ण पहलू है ना वो शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाना, मतलब ये है शिक्षा का जो व्यवस्था है ना वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, ना कि आप लोग का शिक्षक केंद्रित होने चाहिए। छात्र केंद्रित मतलब बाल केंद्रित होनी चाहिए। ये हम लोग का जो शिक्षा प्रणाली है वो भी कहता है, एनईपी 2020 है वो भी कहता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसे छात्र केंद्रित बनाना, मतलब बाल केंद्रित बनाना, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 76 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 77 को पढ़िए। शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार से
ऑप्शन ए लोकतंत्र मजबूत होता है, ऑप्शन बी अंधविश्वास में कमी होती है, ऑप्शन सी आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 77 को पढ़ो। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, तो मतलब शिक्षा का प्रसार प्रचार होगा, अधिकतर लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे और ज्ञानवान होंगे, तो क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा ना, उसके अलावा अंधविश्वास में कमी भी होगा ना, और उसके अलावा जो आर्थिक विकास की दर है वो बढ़ेगा ना, मतलब विकास की जो दर है वो बढ़ेगा ना, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 78 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक दक्ष शिक्षक अपने छात्रों में विकसित करता है। ऑप्शन ए तात्कालिक आज्ञाकारिता एवं दंड प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी एक विशेष समूह में विचार कथनों की समरूपता, ऑप्शन सी करनी एवं कथनी में समरूपता, ऑप्शन डी एक सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धतियां। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी एक सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धतियां जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोग मुझे ये बताओ कि एक जो अच्छा शिक्षक होता है, जो एक गुणवान शिक्षक होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, मतलब वो छात्रों में क्या विकसित करना चाहता है। छात्रों में यह विकसित ना करना चाहता है कि जो एक छात्र है उसमें अच्छा व्यवहार करने की पद्धतियाँ है, वो एक अच्छा नागरिक बन पाए। ठीक है, ये चाहता है ना जो एक अच्छा शिक्षक है वो। और शिक्षा का उद्देश्य भी ये है कि जो एक स्टूडेंट है ना उसको व्यवहार को अच्छा बनाया जा सके, ताकि वो देश के लिए काम आ सके। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य आप लोगों को जॉब दिलाना नहीं, आप लोगों का सर्वांगीण विकास करना भी करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 79 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देनी चाहिए? ऑप्शन ए नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करनी चाहिए, ऑप्शन बी नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है, ऑप्शन सी हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करने लगेगा, या ऑप्शन डी हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। तो हम लोग भी अगर कि बच्चों को होमवर्क स्कूल से मिलता हुआ होता है तो हम लोग भी यही करते हैं ना कि बच्चों से पूछते हैं कि क्या आपका होमवर्क मिला है, बताओ, चलो अपना होमवर्क करो। अगर नहीं समझ में आता होमवर्क तो हम लोग घर पे भी बताते हैं बच्चों को कि आपका होमवर्क ऐसा ऐसा होगा, बना के देखिए। आप एक अभिभावक होने के नाते उसकी मदद भी करते हो ना, तो उससे उसकी प्रगति का पता भी चलता है आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 79 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्न क्रमांक 80 को। निम्नलिखित समस्त कथन जो शिक्षक के लिए सत्य है अलावा इसके कि वह, ऑप्शन ए एक मित्र मार्गदर्शक एवं दार्शनिक है, ऑप्शन बी विद्यार्थी जो नहीं जानते उसका शिक्षण करता है, ऑप्शन सी कक्षा का नेतृत्व करता है, ऑप्शन डी दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी जो नहीं जानते उनका शिक्षण कराता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 80 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा शिक्षक के लिए सत्य है पूछा है। ठीक है, तो सत्य कौन कौन से है? सबसे पहला आप लोग ये देखो, ऑप्शन ए को देखो, एक मित्र मार्गदर्शक एवं दार्शनिक है। तो जो शिक्षक होता है वो एक मित्र की तरह मार्गदर्शक और दार्शनिक दोनों होते हैं, मतलब एक स्टूडेंट को ना उसका क्या सही है क्या गलत है, उसको भविष्य में क्या करना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सी को देखो, कक्षा का नेतृत्व करता है। तो एक शिक्षक तो कक्षा का नेतृत्व करता है, उसी के माध्यम से तो जो बच्चा होता है वो प्रगति को प्राप्त करता है ना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखो, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो एक जो बालक होता है उसके दृष्टिकोण और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने का जो मुख्य श्रेय होता है उसके शिक्षक का होता है ना। मेन जो उसको मार्गदर्शन है वो प्रदान करता है, जो रास्ता है वो प्रदान करता है, क्या सही है क्या गलत है, इन सारी चीज़ों की परख, गुण दोष की जो परख है ना वो एक शिक्षक ही अच्छी तरह से बच्चों को समझाता है। तो इस प्रकार से उसका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आप लोग का करेक्ट है, लेकिन जो थोड़े से इसमें निगेटिव पॉइंट है वो देखो, विद्यार्थी जो नहीं जानते। तो ये बताओ, विद्यार्थी का कुछ नहीं जानते क्या? सिर्फ नहीं जानते उसे ही जो एक शिक्षक होता है वही बताते हैं क्या?
नहीं, सभी प्रकार से बताते, जो जानते हैं उसे भी बालकों को अच्छे तरीके से और भी बताते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहला आपको मिले। ठीक है, तो आपको ये क्लास मिल पाए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगा, ये जो आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का है ना, इसमें केवल एक प्रश्न मैंने देखा जो केवल कूट में पूछा गया था, उसके अलावा कोई भी प्रश्न कूट में पूछा ही नहीं गया था। इससे क्या पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग को सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए पढ़ना है आप लोग को, लेकिन अभी में ना विस्तार पूर्वक भी पढ़ना है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी का क्वेश्चन को जो लेवल है वो बदल गया है। ठीक है।